स्वागत है आपको अपने चैनल सम्राट सीईडी पे। तो गाइस आज मैं आप लोग को डिसास्टर मैनेजमेंट की सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। इसके जो फर्स्ट लेक्चर हुए हैं जितने अर्थ के पढ़ाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे देखिए, देन इस वीडियो को देखिए। तो डिसास्टर मैनेजमेंट की जो सेकंड लेक्चर है उसमें दिया है यहाँ पे लैंडस्लाइड से स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी हिंदी होती है भूस्खलन। भूस्खलन किसे कहते हैं? भूस्खलन एक भूस्खलन होती है जब भूकंप एवं भारी वर्षा के समय ऊंचे पहाड़ों पे स्थित पत्थर, कीचड़ एवं मिट्टी का अपने भार से उस ढाल पे फिसलना हमारी भूस्खलन होती है। ठीक, तो ये आपकी भूस्खलन हो गई। इसका एक और पॉइंट है ऑनसेट टाइप एंड वार्निंग। जो ऑनसेट होती है तो इसकी हिंदी होती है आक्रमण का प्रकार एवं चेतावनी। इसके आक्रमण का प्रकार और चेतावनी कैसे हमें मिलती है? देखिए, जो हमारी भूस्खलन होती है ना, जनरली धीरे धीरे होती है। तो जब धीरे धीरे होगी तो हमें भूस्खलन का तो आभास हो ही जाएगा, लेकिन कभी कभी अचानक हो जाती है, जैसे ज्वालामुखी का फूटना, अचानक ऊपर से लैंडस्लाइड हो जाती है। अभी तक कोई भी इक्विपमेंट नहीं बने हैं, वार्निंग इक्विपमेंट। अब बात करते हैं केजेज ऑफ लैंडस्लाइड। जो आपकी लैंडस्लाइड होती है उसके कारण क्या क्या है? इसके कारण है कि मानिए आपके ऊपर चट्टानें हैं और नीचे आप उसकी क्या कर रहे हैं, मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, इससे भी आपकी लैंडस्लाइड होगी। अगर आप उस पहाड़ों पे जहाँ पे चट्टानें बनी हैं उसके जो वनों है, घने जंगल बने हुए, घने जंगलों की कटाई कर रहे हैं, तब भी आपकी लैंडस्लाइड होगी। और आपकी जब नीचे के ग्लेशियर आ रहे हैं और ग्लेशियर आके निचली सतह को जा करके उसको मतलब पिघला रहे हैं, उसकी चट्टानों को पिघला रहे हैं, तब भी आपकी लैंडस्लाइड होगी। अब बात करते हैं, ये तो आपकी हो गई लैंडस्लाइड के कारण हो गए, चेतावनी हो गई और लैंडस्लाइड। इसी में हाँ बात करते हैं। देखिए, मेन मिटिगेशन नीतियाँ जो इसकी हिंदी होती है, प्रमुख समन नीतियाँ कौन कौन सी आप नीतियाँ अपनाएंगे लैंडस्लाइड को रोकने के लिए? तो इसमें जो फर्स्ट है वो है हैजर्ड मैपिंग। जो आपकी विपत्ति मापन होती है, वो जहाँ जहाँ पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे लैंडस्लाइड होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। जहाँ पे संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, भवन को नहीं बनाते हैं। सेकंड है आपकी लैंड यूज प्रैक्टिस। जो इसकी हिंदी होती है लैंड यूज प्रैक्टिस की भू प्रयोग की स्थिति। हम देख लेते हैं जहाँ पे भी हमारी बिल्डिंग बनानी है वहाँ की मिट्टी कैसी है, कि वहाँ की ये तो नहीं कि जो मिट्टी है वो ज़्यादा सॉइलिंग है, ज़्यादा कठोर नहीं है और हमारे बिल्डिंग को नहीं, जो बना रहे हैं उसको नहीं रोक सकती है, और लैंडस्लाइड की समस्या ज़्यादा है, तब भी आपकी यहाँ पे हम नहीं बना सकते। थर्ड है रिटेनिंग वाल। हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी हम बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ पे रिटेनिंग वाल बना देते हैं। अगर पहाड़ों पे बनाए तो रिटेनिंग वाल वहाँ पे बना देते हैं। एक है सरफेस ड्रेनेज। आप ड्रेनेज उसमें लगा देंगे तो जल निकासी की क्या होगी, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और वहाँ पे जल का रिसाव नहीं होगा, जल निकल जाएगा तो रिसाव नहीं होगा। फिफ्थ है आपका इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर। कोई भी आपकी स्ट्रक्चर है एक अच्छे इंजीनियर से उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए, आर्किटेक्ट इंजीनियर से। एक है वेजिटेशन कवर, वनस्पतियों का कवर। क्या करते हैं, जहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है तो वहाँ पे घास फूस डाल देते हैं उस मिट्टी पे, तो इससे भी आपकी कुछ रुक जाती है। एक है इंश्योरेंस। जहाँ पे भी होने वाली है लैंडस्लाइड वहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सी नीति अपना, इंश्योरेंस करा देंगे वहाँ के लोगों की और वहाँ की बिल्डिंगों की, जितने भी वहाँ की बिल्डिंग स्ट्रक्चर बने हैं इनका हम इंश्योरेंस करा देते हैं। बात करते हैं साइक्लोन, चक्रवात। चक्रवात किसे कहते हैं? एक निम्न वायु दाब के, जहाँ निम्न वायु दाब है उसके बिंदु के परितः उच्च वायु दाब की क्या मूवमेंट उत्पन्न होना, घूर्णन उत्पन्न होना, एक प्रचंड तूफान उत्पन्न होना, ये हमारा क्या है, चक्रवात है। अब बात करते हैं ऑनसेट टाइप एंड वार्निंग। आक्रमण के प्रकार और इसकी क्या है, चेतावनी। अब बात करें जो आपके साइक्लोन आते हैं, इसकी आने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है लेकिन अचानक अटैक करते हैं, ठीक है। और इसकी जो दिशा होती है हम सैटेलाइट के द्वारा देख लेते हैं। अब करते हैं मेन मिटिगेशन स्ट्रेटजी। जो इसके लिए मुख्य नीतियाँ अपनाई जाती है इसको, इससे बचने के लिए, वो इस प्रकार है। देखिए, हैजर्ड मैपिंग, इसमें भी हैजर्ड मैपिंग था, इसमें भी हैजर्ड मैपिंग था। तो जहाँ पे साइक्लोन वाले क्षेत्र होते हैं, चक्रवात वाले, वहाँ पे हमें क्या, बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। एक है लैंड यूज प्रैक्टिस। यहाँ भी लैंड यूज प्रैक्टिस था तो हम वहीं पे बनाएंगे बिल्डिंग जहाँ पे साइक्लोन का प्रकोप ना हो या बहुत कम हो।
ना के बराबर हो, ये हो गया। एक है इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, जो भी हमारी वहाँ बिल्डिंग बने वो हमारे एक आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए। एक है फ्लड मैनेजमेंट, ये जो फ्लड, इसमें देखिए कुछ पॉइंट इसमें का है और कुछ पॉइंट आप एक आध पॉइंट याद कर सकते हैं। देखिए हैजार्ड, लैंड यूज, इंजीनियर्ड और वेजिटेशन सब इसी का है ना। फ्लड मैनेजमेंट, उस क्षेत्र में क्या होती है, जब चक्रवात आते हैं तो सबसे ज़्यादा बाढ़ उत्पन्न हो जाती है वहाँ पे, तो बाढ़ से बचने के लिए भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। एक है वेजिटेशन कवर, इससे हमारी चक्रवात जो होती है उसकी जो तीव्रता, इंटेंसिटी को कम कर देती है। ये बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचा। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसे आप लिख लेते हैं तो अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। कुछ कुछ टर्म लिख दिए हैं, इसे लिखना आपको जरूरी है। जो इसका फर्स्ट है, इसमें है जो आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचा है, आपकी आज़ादी से पहले से ही ये चली आ रही है। तो इसको, इस ढांचा को मतलब इसके मैनेजमेंट करने के लिए कुछ टीमें तैयार की जाती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय, नियंत्रक मंत्रालय और केंद्रीय राहत कमिश्नर। जितने भी प्रकार की आपदाएं होती है उनके क्या होते हैं, ये नोडल अधिकारी होते हैं। और ये जो होती है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय माप विभाग और केंद्रीय जल कमिश्नर से पूर्व सूचनाएं दे देते हैं, उसके बाद से ये सूचनाएं देती है। इसके जो सेकंड पॉइंट है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति, जो इसको चलाने वाले जो होते हैं, इसको जो चलाते हैं उसके जो मेन सचिव होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव होते हैं और इसको चलाते हैं। जितने भी प्रकार की इसमें जो आपदाएं होती है नेशनल, राष्ट्रीय के अंतर्गत जो आती है उसे मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं वो चलाते हैं। इसके जो थर्ड पॉइंट है वो है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, संकट प्रबंध ग्रुप। जो इसकी आपकी जो सचिव होते हैं, जो चलाने वाले होते हैं, वो सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर, जो यहाँ पे है ना सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर, केंद्रीय राहत कमिश्नर यानी CRC, इसको चलाने वाले इसके सचिव होते हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी समस्याएं आती है इनके अंडर में ये सॉल्व करते हैं। एक और है नियंत्रक कक्ष, जो नियंत्रक कंट्रोल रूम है आपके, वह गृह मंत्रालय में बनाया जाता है, गृह मंत्रालय के लिए बनाया जाता है। ये जो खिड़की होती है, जो कक्ष होती है वो 24 घंटे, 100 नहीं 24 आवर के लिए खुली रहती है, इसीलिए इसे हम इमरजेंसी रूम भी कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ, अभी इसे हम रफ कर रहे हैं और कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। इसके अलावा भी आपका सूखा है, बाढ़ है, उस पर भी आपकी चेतावनी, नियंत्रण और मैजिस्ट्रेशन नीतियाँ पूछी जाती है, तो इसे आप कर लीजिएगा। और इसके कुछ पॉइंट है जो मैं लिख दे रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो दैट आर इनफ फॉर बीटीए बोर्ड एग्जाम। बात करते हैं डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन, आपदा शमन एवं रोकथाम। इस पे भी आ जाता है लिखने के लिए। तो जो ये नियम है बहुत पहले से चली आ रही है। समय समय पर हम क्या करते हैं कि कुछ अपनी नीतियाँ बनाते हैं, जनधन की जो वहाँ पे हानि होती है उसके सुधार के लिए हम बहुत से उसके जो कम करने के लिए उसको बहुत से मतलब उपाय अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं। और ये 1950 से लगभग ये जो थी हमारी आपदा से रोकने के लिए 1950 से हमारी चली आ रही है आज़ादी के बाद से। जैसे हमारे बांध बनाना, बैराज बनाना, बड़े बड़े पुल बनाना, और कहीं अनियमित मानसून के कारण क्या होता है, कहीं सूखा पड़ जाती है तो उसके लिए तालाब बनाना, और ये पोखरा टाइप में होता है उसको बनाना कि भाई टाइम से हमें जल मिल सके और अच्छे से सिंचाई कर सके। तो इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं आती है आपदा से रिलेटेड, ये सभी आपदा शमन एवं रोकथाम के अंतर्गत आ जाएगी। इसकी रोकथाम क्या क्या है, भाई सूखा पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई हाँ तालाब बना ले, पोखर बना ले जो बाद में हमें काम दे। अगर हमारी बाढ़ आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ऊंचे जगह का चयन कर लेना चाहिए जहाँ पे जाकर के कम जनधन की हानि हो, और भूकंप आए तो क्या हो, लैंडस्लाइड हो, सुनामी आए। तो इस प्रकार की जितनी भी हम समस्याएं बताएं सभी को इसमें लिख करके उसका शमन नीतियाँ बता देना, मिटिगेशन बता देना, आपकी आपदा शमन एवं रोकथाम हो जाएगी। गाइस एक पॉइंट है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना प्रसार एवं
संचार, इस पॉइंट को आप थोड़ा बुक से देख लीजिएगा। इसमें 5-6 टर्म है, इसी प्रकार से उसे याद कर लीजिएगा। और देखिए जितने भी हम पॉइंट लिखते हैं बोर्ड पे, अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं उस पॉइंट को अगर वीडियो नहीं देखते हैं अच्छे से तो उस पॉइंट को नोट करके बुक से पढ़िए, बट पढ़िए जरूर। आज हमारा अर्थक्वेक का टोटल सिलेबस कंप्लीट हुआ और इसके नीचे आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से देखिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, टोटल देखिए। और इससे बाहर एग्जाम में कहीं से भी नहीं आ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें।